सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं रिबा फातिमा। नाज़रीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अवामी नकलो हमल बहुत हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कई मंसूबे हैं लेकिन उसके बावजूद उसकी एक्सेसिबिलिटी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो आज हम प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे दुनिया के एग्जाम्पल्स के साथ कि किस तरह तरक्की पजीर ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनी तरक्की माहौल की सफाई के लिए इस्तेमाल करें और हम किस तरह उनसे सीख सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ नाज़रीन हम ये भी बात करेंगे कि क्योंकि 2024 इलेक्शन ईयर कंसिडर किया जा रहा था, तमाम दुनिया में सब बहुत एक्साइटेड थे कि इतने ज़्यादा इलेक्शन एक साल में होने वाले हैं, 60 से ज़्यादा ममालिक में इलेक्शन हुए, लेकिन इन तमाम ममालिक में एक और चीज़ भी हुई, इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन। तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है मिस इन्फॉर्मेशन से भी, और हुआ क्या दुनिया भर में और क्या उसका इम्पैक्ट था। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जिसका अवामी नकलो हमल से बहुत गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने का ज़रिया ही नहीं बल्कि ये तरक्की पजीर मईशत में शहरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये शहरी मसाइल जैसे ट्रैफिक जैम, फ़िज़ाई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ अहम हल पेश करता है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला आलूदगी से, तो हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा होना, क्योंकि जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है उसका तकरीबन 65 से 70% जो है वो गाड़ियों के एग्जॉस्शन से होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना इस्तेमाल बढ़ेगा उतना हमें इस मसले पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन नाज़रीन, उभरती हुई मईशतों में अवामी नकलो हमल की कहानी बहुत मतनू है, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के ख़त्ते में। आज के प्रोग्राम में हमने बेसिकली जनूबी एशिया के 3 ममालिक जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम है उनका जायज़ा लिया है, क्योंकि उनसे हम पाकिस्तान की मईशत कंपेयर कर सकते हैं। वैसे तो डेवलप ममालिक जैसे लंदन, दुबई, डेवलप शहर और अब रियाद में बहुत शाहाना तौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रोज़ खुली हैं, बट उनसे हमारा जो मुकाबला इस वक्त नहीं बनता। तो हमने अपने तरह के जो ममालिक हैं उनसे हमने एक तकाबली जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है, उनके चैलेंजेस और उनके इस मौके पर बात करेंगे और दुनिया के दीगर ममालिक से हम किस तरह सबक हासिल कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। नाज़रीन, ये बांग्लादेश में शहरी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और अगर हम ढाका की बात करें, ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम का भी सामना करता है। यहाँ मेट्रो रेल का नया निज़ाम आवाम के लिए एक बड़ी तब्दीली है, लेकिन अवामी नकलो हमल का अहम हिस्सा अब भी बसेस हैं। सस्ती मगर गैर मुनज़्ज़म ये बसेस अक्सर रश का शिकार होती हैं, खस्ता हाल हैं और वक्त की पाबंदी नहीं करती हैं। आपको लग रहा होगा जैसे हम कराची की बात कर रहे हो। कराची बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ आबादी का शहर है और पाकिस्तान की मईशत का इंजन रनर है। कराची में अगरचे ग्रीन लाइन और अब रेड लाइन जिस तरह की बसेस की सहूलत है, लेकिन कराची में अवामी नकलो हमल का अब भी ज़्यादातर इन्हिसार रिक्शा, चिंगची, राइड हेलिंग ऐप्स और बसेस जिनकी हालत ज़ार आपके सामने वैसी है। तो इस वजह से हमने ढाका की बात की है। अगर हम ढाका की सड़कों पर बात करें तो बांग्लादेश को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी गाड़ियाँ, गैर मरबूत मनसूबाबंदी और बढ़ती हुई आलूदगी, जो कि अब इस तरह के तमाम मसाइल पाकिस्तान के भी शहरों को हैं। मेट्रो रेल एक उम्मीद ज़रूर है, मगर तरक्की के लिए मज़ीद जामे पॉलिसीज़ और साफ़ टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह के अगर आपने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलानी है तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक बड़ा अच्छा तरीका है अपनी कॉस्ट को भी नीचे लेके जाने का और अपनी आलूदगी पे भी काबू पाने का। अब हम बात करते हैं भूटान की। नाज़रीन, भूटान माहौलियात की हिफाजत सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी है। अगर हम थेम्पो और पारो जैसे शहरों में अवामी बसेस काबिल एतमाद हैं, मगर पहाड़ी इलाकों में महदूद वसाइल के बाइस लोग ज़ाती गाड़ियाँ और टैक्सीज़ पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। भूटान की मुनफरिद बात, हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़रोग देती है और अपनी अवामी नकलो हमल की बरकी यानी उसकी तेज़ी को बनाने का मनसूबा रखती है। भूटान का छोटा हजम इस अमल को आसान बनाता है। जो उनकी पॉपुलेशन है वो कदरे कम है, लेकिन उनकी माली मुश्किलात अब भी मौजूद हैं। फिर भी ये मुल्क हमें ये सबक देता है कि छोटे इक़दामात भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं।
अब हम बांग्लादेश और भूटान की बात करते हैं नेपाल की। नाज़रीन, नेपाल में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो अवामी नकलो हमल है, लाखों लोगों के लिए ज़िंदगी का अहम जुज़ है, ख़ास तौर पर काठमांडू के शहर में, जो कि नेपाल का जो है कैपिटल है। माइक्रो बस और टेम्पो जैसे ज़राए सस्ते ज़रूर हैं लेकिन गैर मुनज़्ज़म हैं। मेट्रो रेल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मौजूद हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी और माली रुकावटों के बायस उन पर अमल दरामद बहुत सुस्त है। नेपाल की कहानी मजबूत की है। बेहतर मनसूबाबंदी और सरमायाकारी के ज़रिए यह मुल्क अपने नकलो हमल के निज़ाम को जदीद बना सकता है, क्योंकि उसका इन्हिसार टूरिज़म पे बहुत हो सकता है। और नाज़रीन, सयाहों की आसानी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करें तो देखें, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, जहाँ दिल्ली और मुंबई जैसे बहुत बड़े मेगा सिटीज़ में मेट्रो सिस्टम शहरी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। या अगर इंडोनेशिया की बात करें, जहाँ का जो दारुल हुकूमत है जकार्ता, उनका कामयाब बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है। अफ्रीका में नाइजीरिया जैसे ममालिक गैर रस्मी नकलो हमल के निज़ाम को बाकायदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मिसालें ज़ाहिर करती हैं कि तवील मुद्दती मनसूबाबंदी, जिद्दत और सरमायाकारी किस तरह नकलो हमल को तब्दील कर सकती हैं। अवामी नकलो हमल और मौसमियाती तब्दीली अवामी नकलो हमल को न सिर्फ सहूलत का मामला नहीं बल्कि ये मौसमियाती तब्दीली का हल भी है। क्योंकि नाज़रीन, जो बसेज़ हैं और जो ट्रेन हैं प्राइवेट गाड़ियों के मुकाबले में बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अवामी नकलो हमल को बढ़ाना आलमी हिद्दत को महदूद करने के लिए ज़रूरी है। अगरचे कोविड-19 की वबा के दौरान अवामी नकलो हमल यानी जो आपकी जो बेसिकली ज़्यादा कम्यूट था उसको शदीद धचका लगा था, क्योंकि लोग अपने घरों के अंदर थे। मगर अब कुछ ममालिक में ये वापस अपने उरूज पर पहुंच रही है, जैसे कि टूरिज़म दोबारा बढ़ रहा है, जहाज़ों जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री दोबारा इज़ बैक टू नॉर्मल, इनफैक्ट मोर दैन प्री कोविड लेवल्स। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ उसी तरह है, क्योंकि निज़ाम ज़िंदगी दोबारा मामूल पे आ चुकी है। और नाज़रीन, ये जो अवामी निज़ाम है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अहम एक किरदार अदा करता है, उसकी अहमियत और उसकी क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है। आगे का रास्ता अगर आप देखें, अगर फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में, अगर पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको इस तरह के तमाम चैलेंजेस का सामना है, बहुत सारी हमारे पास सिर्फ कराची शहर में इस वक्त 40 लाख मोटरसाइकिल्स नाज़रीन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, जो ट्रैफिक जैम के मसाइल हैं और आलूदगी के मसाइल हैं, और कराची को इस वक्त बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। तो नाज़रीन, यहाँ पे अवामी नकलो हमल का मुस्तक़बिल तेज़ी से टेक्नोलॉजी के साथ काम करना, जिद्दत और सरमायाकारी में मुज़मर है। और इस सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी का ज़रूरी है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करें। भारत जैसे ममालिक हज़ारों इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, जबकि बगोटा जैसे शहर, जो कि बगोटा साउथ अमेरिका का एक शहर है और तरक्की पजीर एक शहर है, तख्लीकी मालियाती हिकमत अमलियों के ज़रिए अपने बेड़े में इजाफ़ा कर रहे हैं। अवामी नकलो हमल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। ये इक़्तिसादी तरक्की, मौसमियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और बेहतर शहरी ज़िंदगी का रास्ता है। चाहे वो ढाका की मेट्रो हो, भूटान की इलेक्ट्रिक बसेस हों या नेपाल के मंसूबे, ये ममालिक दुनिया को रहनुमाई फराम कर सकते हैं। और नाज़रीन, अगर हम बात करें पाकिस्तान में भी एग्जाम्पल्स तो हैं, जैसे मुल्तान की लाहौर की मेट्रो बस, लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन, पेशावर की BRT। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे ज़रूरी है कि सिर्फ ये मंसूबे बनाना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसले को हल नहीं करता। ज़रूरी ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है क्यों इन मंसूबों का एक्सेसिबल बनाना। अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो वहाँ ऑरेंज लाइन ट्रेन ज़रूर है, लेकिन ऑरेंज लाइन ट्रेन को हम आवाम की बेसिकली उसको किस तरह बेनिफिट इस वजह से करेंगे कि आप फीडर रूट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल करें, ना कि ऑरेंज लाइन के रूट पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और गाड़ियों और एलीट कैप्चर का जो एक पाकिस्तान में निज़ाम है उसको फ़ायदा दें। क्योंकि नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट्स पर ही सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बना देंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे फंक्शनल होगी। और नाज़रीन, अगर हम बात करें, हम तो एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट फ्यूल की है। अगर हम इसी तरह गाड़ियों को इंसेंटिवाइज करते हैं तो हम अपने मुआशी मसाइल नहीं हल कर सकते। अब अगर आप देखें दुनिया में रियाद और दुबई की मेट्रो रेल्स हैं नाज़रीन, ये दोनों वो ममालिक हैं जिनकी तो मईशतों का ज़्यादा दारोमदार ही तेल की बेचने पर है, तेल की तरसील पे है। सऊदी अरेबिया इस वक्त तेल का सबसे बड़ा आलमी प्रोड्यूसर है। जब वो भी ये अहमियत समझ गया है कि आपने सिटीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैदा करनी है, अपनी सिटीज़ को वॉकेबल बनाना है ताकि लोग कम्यूट गाड़ियों से हट के करें, ताकि ट्रैफिक का हजम कम। अगर आप बैंकॉक की बात देखें, इस्तांबुल की बात करें, वहाँ पे अगर वाटर ट्रांसपोर्ट है, वहाँ कश्ती के ज़रिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंटरसिटी रेल भी है, बसेस भी हैं। ये सारे दुनिया के तरक्की याफ्ता शहर हैं।
और नाज़रीन, अगर आप दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता शहर को उठा के देख लें, चाहे सिंगापुर हो, लंदन हो, पेरिस हो, तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है अपने आसानी के लिए, कम्यूट के लिए, ताकि उनका कम खर्चा हो, अपने माहौल के सफाई के लिए, क्योंकि नाज़रीन हमारे जो अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी कवर किया है कि किस तरह जो हमारे यहाँ लाहौर में जहरीली स्मॉग है उसमें 65 से 70% जो हिस्सा है वो गाड़ियों के फ्यूल की एग्जॉशन है। इसको कम करना है तो नाज़रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें और फ़रोग देना पड़ेगा और दुनिया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामलात पे करी है उनकी एग्जाम्पल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने जैसे ममालिक की भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत और जो हमारी सोसाइटी है वो इसकी ज़रूरत को समझते हुए इस ज़मन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अच्छा अरीबा, अगर आप देखें, आपने जनरली आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और आपने उस पर लिखती भी रही हैं एंड आपकी उस पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की बात करें तो आपने उसको कैसा पाया और हम उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं एक्सेसिबल बनाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें? बिल्कुल, आई थिंक मोइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्पेशली क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है पब्लिक सेफ्टी से। और स्पेशली एज अ वुमन आई वुड से कि पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है। मतलब अक्सर आपको किसी न किसी राइड हेलिंग ऐप पर रिलाई करना ही पड़ता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तो नॉन एग्जिस्टेंट है या इतना डेंजरस है कि आप कई इतना ज़्यादा हरास होते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे इस तरह के मसाइल होते हैं कि उससे बेहतर आप प्रेफर करते हैं कि या तो आप उस जगह पे जाएं ही नहीं या कोई महंगी तरीन राइड हेलिंग ऐप से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि उससे जाहिर सी बात है बहुत नुकसान भी पहुंचता है। एंड दैट्स अ रीज़न वाई अ लॉट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली उनकी ना फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप देखते हैं उनको, ना आप देखते हैं कि वो अपनी जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा उनका इजाफा नहीं हो रहा, बैंकिंग सेक्टर में इजाफा नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ एक्चुअली इनहेरेंटली लिंक्ड टू वुमेन एम्पावरमेंट। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेफ़ होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से होगी कि गरीब तबके से लेकर अमीर तबके की औरत हर कोई उसको एक्सेस कर सके, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान। और नाज़रीन, रोड सेफ्टी की बात की तो रोड सेफ्टी का गहरा ताल्लुक रोड एक्सीडेंट से भी होता है। और जिस तेज़ी से पाकिस्तान में एक्सप्रेस वेज, अंडर पासेज और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनते जा रहे हैं, तो आप लोगों को इंकरेज करें कि वो गाड़ियाँ तेज़ स्पीड पर चलाएँ। तो नाज़रीन, इससे लोगों की काफ़ी ज़्यादा अमवात भी हो रही है। तो इस वजह से इस कल्चर को हमें डिस्करेज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे हमें इंकरेज करने की ज़रूरत है। इस हवाले से हम मज़ीद भी आगे करेंगे क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान दुनिया भर से क्या सीख सकता है। अब बात करेंगे इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। 2024 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल था। 60 से ज़्यादा ममालिक में इलेक्शन भी हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा थ्रेट था जिसके बारे में लोग अभी तक बात कर रहे हैं, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से इस्तेमाल करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है, एक ऐसा तासुर क्रिएट किया जा सकता है जो आवाम को बहुत ही रियलिस्टिक लगे लेकिन बिल्कुल ही हकीकत से दूर हो। और ये इसकी हमने कई मिसालें भी देखी हैं। लेकिन क्वाइट फ्रैंकली जो मेजर रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें ये भी नज़र आया है कि एआई का इस्तेमाल ज़रूर हुआ है, लेकिन जितना लोग एआई से डर रहे थे शायद उतना नहीं डरना चाहिए था। तो डिस्पाइट फियर्स एआई का आउटकम था, एआई का इम्पैक्ट भी था। और मेटा जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, ये तमाम, व्हाट्सएप इंक्लूडेड, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। उनका कहना था कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम इम्पैक्ट था इलेक्शन ईयर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स उसी तरीके से फैली, बल्कि एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दी गई। 2024 में मेटा ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रीज़ को क्लोजली मॉनिटर किया था इन टर्म्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जिसमें अमेरिका, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के भी कई ममालिक शामिल हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स सबसे ज़्यादा रशिया, चाइना और ईरान की तरफ से आते हैं। उनका कहना था कि रशिया ने 39 ऐसे नेटवर्क्स उन्होंने डिसरप्ट किए जो रशिया में एम्बेडेड थे 2017 से अभी तक। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है।
इसी के बाद ईरान की बारी है, जो 31 डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क्स ईरान के अंदर एम्बेडेड हैं जो उन्होंने डिस्कवर किए अपने प्लेटफॉर्म्स पर, और 11 ऐसे नेटवर्क्स चाइना में उन्होंने डिस्कवर किए। लेकिन जाहिर सी बात है कई डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी फैलती हैं जिनमें अक्सर रोल होता है ट्रेडिशनल मीडिया का खुद, और जो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा ये इजराइल फ़लस्तीन के केस में हुआ था। लेकिन क्योंकि इलेक्शन मिसइंफॉर्मेशन की नौयत ही अलग है तो यहाँ इन्होंने हाईलाइट किया चाइना, रशिया और ईरान को। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि यूएस में ये भी हुआ है कि मेटा ने सजेस्ट किया है कि उसने 5,90,000 ऐसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जो मेटा के एआई पर रिक्वेस्ट फाइल की गई थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडन या फिर जेडी वैंस, कमाला हैरिस और टिम वॉल्स की AI जनरेटेड इमेजेस की रिक्वेस्ट थी। तो अब आपको पता ही होगा क्योंकि जिस तरह आप फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो उसमें मेटा AI का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट मेटा के AI से बात कर सकते हैं। और इसी AI का जो पहला नाम था जब ये रिलीज़ नहीं हुआ था, और अभी भी मतलब जिस मॉडल के तहत ये AI चलता है उसको कहते हैं लामा, और कुछ साल पहले ये मॉडल लीक भी हुआ था तो उसकी सिक्योरिटी में भी इश्यूज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद मेटा का कहना है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हद तक एक इंक्रीमेंट देखी इन टर्म्स ऑफ AI जनरेटेड इमेजेस की रिक्वेस्ट। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि पीयू सर्वे जो है अमेरिका में एक पोस्टर है जिनका कहना था कि 8 टाइम्स जो है इजाफा हुआ है रिस्पोंडेंट्स के तहत AI के इम्पैक्ट में, लेकिन फिर भी it's not as much as expected because the expectation was a lot higher. Still it's a lot. 8 times जो है ज़्यादा इस वक्त AI इस्तेमाल किया गया है बुरे कामों में, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में, डिसइन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में। अगर ज़्यादा क्लोजली देखें तो डीप फेक कॉन्टेंट में काफ़ी ज़्यादा राइज़ आया है, और इसका ये भी हमें नज़र आता है इससे कि डीप फेक कॉन्टेंट पहले तो शुरू में एक डिसर्नेबिलिटी थी कि हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग देखकर उसको एक दफ़ा बता तो सकते थे कि ये सही नहीं लग रही चीज़, ये शायद फ़ेक है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है टेक्नोलॉजी, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और बिलीवेबल टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसी तरीके से शायद आपकी नज़र से वो वीडियो भी गुजरी हो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर तो मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं कैदी नंबर 804 को ज़रूर रिहा करवाऊँगा। शायद आपने वो भी देखी हो कि जिसमें जो बाइडन दुआए कुमैल पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम वीडियोस और ये तमाम AI जनरेटेड डीप फेक कॉन्टेंट है जो इलेक्शन के वक्त फैला। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि AI ड्रिवन कैंपेन बॉट्स भी फैले जिन्होंने पूरे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक ख़ास ओपिनियन की प्रोपगेशन के लिए काम किया, और इन बॉट्स का सबसे ज़्यादा हमने प्रेजेंस देखी एक्स पर जो इस वक्त इलॉन मस्क चला रहे हैं। एक ऐसा भी क्लेम था कि जिसमें रॉन डिसेंटिस जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं और फ्लोरिडा के गवर्नर हैं, उन्होंने कहा था कि वो एडमिट करते हैं कि उनका एक प्लान है जिसके तहत वो मेल इन वोटिंग को तबाह करेंगे और उसके नंबर्स जो हैं उनको आगे पीछे करेंगे। अब जाहिर सी बात है कोई भी रहनुमा पब्लिकली डिक्लेयर तो नहीं करेगा कि वो इलेक्शन रिगिंग करने वाला है, इसीलिए ये क्लियरली फेक थी। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इसका इम्पैक्ट भी था कि लोगों का जो ट्रस्ट है इलेक्शन के अंदर वो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियोस पुरानी लगाई गई। राहुल गांधी की स्पेसिफिकली एक ऐसी स्टेटमेंट जिनको जो एक्चुअली उन्होंने कभी दी ही नहीं थी, वो मुख्तलिफ डिफरेंट वीडियोस से निकाल के एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई गई जो पाकिस्तान के हक़ में थी, और वो इसलिए फैलाई गई ताकि लोगों ने वोट ना करें, क्योंकि पाकिस्तान से नफ़रत की बेसिस पर वहाँ सी है, जिस तरीके से हमारे मुल्क में भी इसी तरीके से सियासत होती है इंडिया की नफ़रत की बेसिस पर। तो जब नफ़रतों की बेसिस पर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन्स होती हैं, तो डेमोक्रेसी पे को काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुँचता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जिससे हमें शायद कुछ सीखना भी चाहिए। इन्होंने यहाँ पे एक तरह से ये बात है कि डिसइन्फॉर्मेशन लॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे खत्ते में भी ये होता है कि डिसइन्फॉर्मेशन लॉज को वेपनाइज किया जाता है अगेंस्ट द सेम वॉइसेस विच आर द वॉइसेस ऑफ रीज़न, द वॉइसेस ऑफ ट्रूथ। यहाँ भी यही हुआ कि हुकूमत ने कोशिश अपनी भरपूर की कि वो तमाम डिसेंट को, जितनी भी क्रिटिक हुकूमत की तरफ की जानिब आ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसको सप्रेस करें। लेकिन द फैक्ट दैट दीज डिसइन्फॉर्मेशन लॉज एग्जिस्ट is something to talk about later। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि AFP की एक इन्वेस्टिगेशन के तहत ये बताया गया था कि 700 ऐसे प्रो गवर्नमेंट आर्टिकल्स थे बांग्लादेश में जो एक्चुअली बिल्कुल ही फेक ऑथर्स के तहत लिखे गए थे। अब फेक ऑथर्स कैसे बनते हैं? एक तो ये बात है कि ChatGPT, Bing, Copilot, इन तमाम
टूल्स के ज़रिए आप फेक आर्टिकल्स तो बना सकते हैं जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से मन गढ़ंत बातें लिख सकता है आपके लिए, लेकिन फ़ेक ऑथर की क्रेडिबिलिटी इस तरीके से आप बना सकते हैं कि अगर आप एक AI जनरेटेड इमेज के साथ, एक मन गढ़ंत बायो के साथ एक आर्टिकल पेयर कर दें तो कौन इस तहकीकात में पड़ेगा कि ये असल में बंदा है या नहीं है। इस सिमिलरली 700 ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए थे जिससे अवाम के जो परसेप्शन है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी बांग्लादेश में। अगर हम पाकिस्तान पे आते हैं तो पाकिस्तान की तो कहानी एक एपिसोड में रैप अप हो ही नहीं सकती और शायद इसमें आपको कई एपिसोड देखने पड़ेंगे, लेकिन नाज़रीन खुद भी जानते होंगे कि पाकिस्तान में क्या। लेकिन ब्रीफली अगर बताएं तो पाकिस्तान का तो पूरा इलेक्शन ही फेक न्यूज़ था। अब इस पर कितनी बात हुई है कितनी नहीं हुई है वो अलग चीज़ है, लेकिन आई थिंक ये बात नाज़रीन को ज़रूर समझ आ गई होगी। फेक न्यूज़ का इलेक्शन से बहुत गहरा ताल्लुक़ हो गया है और ना चाहते हुए भी लोग कभी कभी फेक न्यूज़ का खुद ही मिस्टेकनली भी हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा अरी भाई, यहाँ पे आपने बहुत एक गहरा जायज़ा दिया, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें, तरक्की पजीर ममालिक की बात करें कि फ़ेक न्यूज़ उनको किस तरह उनके इंतखाबात को मुतासिर किया है। अब आज का जो सबसे बड़ा मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज़ सोशल मीडिया। मतलब इस हकीकत को तो कोई नाज़रीन बिल्कुल नहीं टाल सकता कि लेगेसी मीडिया पीछे चला गया और सोशल मीडिया आगे बढ़ा। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा आई थिंक एक प्लेटफॉर्म है फॉर द फ्लो ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। What have social media platforms done to actually combat it or to actually fight this flow of fake news? बिल्कुल, आई थिंक मुझे बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब एक्चुअली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। मेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका एक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम फिर भी होता है जिसके ज़रिए वो दुनिया भर के तमाम ममालिक में से स्पेसिफिक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स के ज़रिए अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी मवाद आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, फैक्ट चेकिंग करते हैं और जब इन पोस्ट की फैक्ट चेकिंग हो जाती है, आर्टिकल्स लिख लिए जाते हैं तो उनको फ्लैग कर दिया जाता है, एक डिस्क्लेमर आ जाता है कि अब जो भी आइंदा इस पोस्ट को खोलेगा उसको सबसे पहले ये बात पता चलेगी कि ये पोस्ट झूठी है, उसके बाद ही वो उस पोस्ट को खोल सकते हैं। लेकिन ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी आप ये फ्लैग लगा सकते हैं, लेकिन ट्विटर, व्हाट्सएप और ऐसी तमाम वो प्लेटफॉर्म्स जो मेटा के अंदर नहीं आते उनमें ऐसा कोई भी टूल मौजूद नहीं है। एक्स पर लोग कम्युनिटी नोट्स लिखते हैं लेकिन वो किसी वेरीफाइड फैक्ट चेकर के थ्रू नहीं होता, वो मैं और आप कोई भी लिख सकता है और उसमें हम कम्युनिटी नोट्स के थ्रू भी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। AI के हवाले से भी वाटर मार्किंग का एक सिस्टम शुरू हुआ है कि इमेजेस जो AI जनरेटेड हो उसमें जिस AI टूल से वो जनरेट किए जा रहे हैं वो टूल खुद ही उसके अंदर एक वाटर मार्क शामिल करे जिसके ज़रिए आपको फ़ौरन पता चल जाए कि ये चीज़ AI जनरेटेड है। लेकिन ये तमाम बातें आ जाती हैं डिजिटल लिटरेसी पर कि क्या हमारी आवाम में इतना शऊर है कि वो ये डिफ्रेंसीशन कर भी सके कि ये AI से बना है या नहीं, क्या वाटर मार्क होता क्या है। तो इसीलिए हम इसमें आपका साथ देने के लिए इस तरह के मज़ीद अपडेट्स भी अपने शो में इंक्लूड किए और गहरी नज़र रखेंगे कि किस तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है और आप किस तरीके से उसका मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के शो में हमने दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की, नंबर 1 बीइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नंबर 2 बीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फेक न्यूज़ फैलाने में। ये दोनों वो चीज़ें जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम आदमी मुतासर होता है और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम हो तो इससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी और अगर फ़्लो ऑफ डिसइंफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ काम हो इससे भी आम आदमी की ज़िंदगी पर ज़रूर असर पड़ेगा। बिल्कुल, सहाफ़त बेहतर होगी और जो आपका जो ओपिनियन जो बनता है वो बेहतर अंदाज में बनेगा। नाज़रीन, ये वो दो टॉपिक्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इस पे हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी नज़र डालते रहेंगे, लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।